आज आप मिल रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार सोमानी जी से। साथ में बैठे हैं हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी। अशोक कुमार सोमानी जी पूर्व प्रधान वैज्ञानिक व अध्यक्ष है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के। 34 वर्ष का आलू अनुसंधान व सीड प्रोडक्शन का अनुभव है। करीब 150 रिसर्च तकनीकी पेपर भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पब्लिश किए गए हैं। पीएचडी पोटैटो रिसर्च पर ही की है। डेनमार्क सरकार की फेलोशिप पर सीड पैथोलॉजी कोर्स किया है। डॉक्टर पाल नीरगार्ड के अधीन कोपहेनगन से रिटायरमेंट के पश्चात पोटैटो सीड प्रोडक्शन व प्रोसेसिंग लैंड सीड्स को इंडस्ट्रीज को एडवाइजरी व कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं। अब बात करेंगे हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु उनसे। चलिए आप सब मिलते हैं अशोक जी सोमानी से। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे देश में हर चीज़ हम कहते हैं कि सबसे सस्ती सबसे आम चीज़ों में आलू और प्याज हैं, लेकिन देश ने ये देखा कि प्याज पर सरकारें गिर गईं और आलू जो कभी टिक्की और मीठे आलू के अलावा आगे नहीं बढ़ता था, आज की तारीख में मतलब अगर 0.03% प्रोसेसिंग रही होगी तो आज की तारीख में 15-16% से कहीं ज़्यादा आलू की प्रोसेसिंग है। और आलू राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई इधर से डालो वो उधर से निकालो, तो वो भले ही एक साधारण तौर पे कहा गया हो, लेकिन सच यही है कि आज की तारीख में आलू सोना उगल रहा है। आपसे हमारे जो दर्शक हैं वो दूर दराज के गाँव में देखने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कभी कभी देखते हैं, और आपको हम पा गए हैं एक विश्व स्तर की पर्सनैलिटी को। तो मैं सीधे प्रश्नों पर आता हूँ जी। प्रश्नों पर ये आता हूँ कि जगह जगह आलू के बारे में नेट पर देखो ये लिखा हुआ कि आलू दक्षिण अमेरिका से भारत आया, एशिया आया। तो एज ए आलू स्पेशलिस्ट आप जो कहेंगे वो बहुत ऑथेंटिक होगा, तो इस पर थोड़ा बताएं कि आलू का इतिहास क्या है सर। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र जी। ऐसा है कि आलू का जो ओरिजिन है वो लैटिन अमेरिका पेरू से ही है। अच्छा। वहाँ से ये यूरोप में, अमेरिका में, यूरोप में और फिर एशिया में भी आया है। भारत में 1617 में सबसे पहले ये अजमेर में आया। अच्छा अच्छा। उसके बाद में ये सब जगह धीरे धीरे फैला है। उसके पहले कोई नहीं जानता था। और अब तो इतना फैला है कि दुनिया की सारी फसलों में तीसरा नंबर आलू का है। पहला गेहूं, फिर चावल और उसके बाद आलू ही है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के हिसाब से। सर ये अजमेर कैसे? अजमेर में एक कोई बादशाह के तारीफ में, उसमें कोई सम्मान में एक कोई पार्टी दी थी। तो उसमें ये आलू का कोई चीज़ बना के उनको पेश किया। अच्छा अच्छा। तो वहीं से फिर वो वहाँ उगाना भी शुरू किया। ओके। तो आलू के इतिहास पर बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आलू के इतिहास पर बताया जी, अच्छा लगा। मैं चूँकि आप रिसर्चर हैं तो मैं सीधे आलू के रिसर्च के इतिहास पर बात करना चाहूँगा। जी, भारत में आलू की रिसर्च सही तरीके से सन 1949 से शुरू हुई, जब केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला की स्थापना की गई। पहले ये पटना में स्थापित किया गया, बाद में 1956 में इसको वहाँ से शिफ्ट किया हिमाचल प्रदेश में, शिमला में। और अभी इसके 7 केंद्र हैं जहाँ पर ये मल्टीप्लाई करते हैं और रिसर्च भी चलती है। उनमें से जालंधर पंजाब में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, बिहार में पटना और शिलोंग नॉर्थ ईस्ट में, और उटकमंड ये प्रमुख है। उटकमंड कहाँ पे है? ऊटी जिसको नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी हिल्स में।
इसके अलावा जो रिसर्च जो है तब शुरू हुई और अभी ये हालत है कि सबसे पहले वेराइटीज़ पर काम किया गया, नई नई वेराइटीज़ डेवलप की गई। उसके पहले सारी अपने यहाँ की कोई वेराइटी नहीं थी, इम्पोर्ट ही होती थी। जब से ये इंस्टीट्यूट बना है धीरे धीरे सारी वेराइटी यहीं की हो गई और अब तक 72 वेराइटीज़ डेवलप की है इंस्टीट्यूट ने और उनमें से नो प्रोसेसिंग वेराइटी भी है, क्योंकि अब प्रोसेसिंग का ज़माना है, खाली खाने के आलू नहीं चाहिए। तो इस तरीके से उन 72 वेराइटीज़ में से कम भी 20 वेराइटी ऐसी है जो अभी भी चल रही है। वो वेराइटीज़ में अलग अलग गुण है, अलग अलग काम के लिए है, अलग अलग क्षेत्र के लिए है। जैसे एक तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं आलू में आती है, उनसे रेजिस्टेंस है जिनमें, उनको लिया गया है। जैसे लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस, जिसमें ये पीछे का झुलसा बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस है, उन वेराइटीज़ को सेलेक्ट किया है। फिर पैदावार ज़्यादा हो, उसके अलावा बहुत सी जगह लाल आलू पसंद किए जाते हैं, जैसे ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे लाल आलू ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इन एरिया के लिए इन क्षेत्रों के लिए लाल आलू की वेराइटीज़ डेवलप की है, बाकी जगह के लिए दूसरी वेराइटीज़ है। इसके अलावा भी प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि पहले प्रोसेसिंग के लिए कोई वेराइटी नहीं थी, सिर्फ चिप्स बनाने के लिए थी, कुछ वेराइटीज चिप्स बनाने के लिए काम में ले लेते थे। अब चिप्स के लिए स्पेसिफिक वेराइटीज़ बनाई, जैसे कुफरी चिप्स सोना 1, कुफरी चिप्स सोना 3, कुफरी चिप्स सोना 4, कुफरी फ्राई सोना, इस तरीके से टोटल 9 वेराइटी बन गई। ये वेराइटी प्रोसेसिंग के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए दूसरी वेराइटी काम नहीं आती है। उसमें रिड्यूसिंग शुगर बहुत कम होना चाहिए, फिनोलिक कंपाउंड्स कम होना चाहिए, स्किन थिन होनी चाहिए, कलर वाइट हो इसका फ्रेश कलर, और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ये है ड्राई मैटर। उसमें ड्राई मैटर कम से कम 20% हो या इससे अधिक, तो वो वेराइटी इसके लिए सही होती है प्रोसेसिंग। जी। आलू पहले सामान्य तौर पर लोग खेती करते थे जी, और किसान ने कर लिया, कभी नहीं किया। आज आलू की खेती का जो व्यावसायिक पक्ष है इतना ज़्यादा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के कई भागों में जी, आलू खेती करने वाले लोग आते हैं, किसान से कहते हैं हमें इतना पैसा दो, पैसा हम आपको दे रहे हैं और हम आलू की खेती करेंगे। वो क्या पानी दे रहे हैं, क्या खाद दे रहे हैं, किसान को कुछ पता नहीं है। तो आलू की खेती सामान्य खेती से ये जो व्यावसायिक पक्ष आया है, इस पर आप थोड़ा बताएं। ये क्या है कि पहले छोटे छोटे किसान अपने हिसाब से आलू की खेती करते थे, तो छोटी छोटी ज़मीन होती थी, उनकी पैदावार कुछ नहीं होती थी, न उनके पास नई तकनीक थी, न वो स्वस्थ बीज ले पाते थे, और जो उनका एक ट्रेडिशनल मेथड चलता था उसी से वो खेती करते थे, उसमें पैदावार भी नहीं आती थी। अभी बहुत सारी कंपनीज आ गई है बाहर की और इंडिया की अपनी, जो आलू उगाती है, उनके पास खुद की तो ज़मीन कोई है नहीं, वो आसपास जिस एरिया में आलू लगाना चाहती है वहाँ के किसानों से ज़मीन लीज पे लेती है और वहाँ पर अपने जो एक्सपर्ट है उनसे वो अपने प्रोग्राम के हिसाब से आलू की खेती करवाती है। वो सारी मैकेनाइज्ड है, बहुत बड़े बड़े खेतों में सैकड़ों एकड़ में एक एक किसान के एक गांव में 500-700 एकड़ में वो आलू लगा रहे हैं, बीज एक वैरायटी लगा रहे हैं। तो वो सारा मशीनों से लगता है, मशीनों से खुदाई होती है, मशीनों से ग्रेडिंग होती है, फिर वो अपने हिसाब से किस साइज़ के प्रोसेसिंग के लिए रखने हैं, किस साइज़ के लिए सीड के लिए रखने, वो सब उनको खुदाई के समय ही अलग कर लेते हैं। जी, अभी हम लोगों ने बात की कि बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं किसान के पास, किसान की खेती लेते हैं, आलू करके निकल जाते हैं। आप वैज्ञानिक हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर बड़ा किसान या छोटा किसान अगर खुद ही आलू के उत्पादन में हाथ लगाए, तो आलू के उत्पादन में जनरल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जो हमारे लीडर को चाहिए। देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के एस्टेब्लिश होने से पहले या जब ये शुरू हुआ था उस टाइम पर भारत में टोटल 1.5 मिलियन टन
आलू पैदा होता था और आज 60 मिलियन टन से ज़्यादा पैदा हो रहा है। ये पैदावार बढ़ी है नई नई तकनीक से, नई नई वेराइटीज़ की वजह से, और जितनी भी आधुनिक मशीनें बनी है इसके लिए उनसे बनी है ये सब। जो छोटे छोटे किसान थे उनके पास न तो ये चीज़ें थी, न मशीनरी थी, न सुविधाएं थी। तो जो ये दूसरी कंपनी, पहले तो इंडिया में भी बड़े बड़े फार्मर्स ने ये शुरू किया अपने आप से ये काम, और अब दूसरी कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी वो ये सारी फैसिलिटीज़ देती है इनको और उनसे प्रोडक्शन लेती है। अभी एकड़ के एक हेक्टेयर के हिसाब से आप देखेंगे तो करीब करीब 30, 35, 40 क्विंटल तक एक एकड़ हेक्टेयर में 30 से 40 टन पर हेक्टेयर पैदावार हो गई है अभी, जो कि उस टाइम पर हार्डली 2-3 टन भी नहीं थी, उससे भी कम थी पर हेक्टेयर, जो आज बढ़ करके इतनी हो गई है। तो ये सारी पोटैटो पे जो नई नई रिसर्च हुई है उसकी वजह से संभव हुआ है। हाँ, तो उसी हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ी और आलू स्टेपल फूड में गिना जा रहा है जी। तो मैं और भी प्रश्न पूछूंगा। तो साइंटिस्ट हैं जी और पैथोलॉजिस्ट हैं, जी तो मैं अपनी बातचीत को आलू की पैथोलॉजी की तरफ ले जाऊंगा। जी। उस पर आप बताएं, आम आदमी उस चीज़ को कैसे समझे या कैसे उससे वो बच सकता है। Right. जी। देखिए, आलू में कुछ बीमारियां ऐसी है जिनकी वजह से बहुत नुकसान होता है। जैसे एक है पीछेता झुलसा रोग, जिसको लेट ब्लाइट कहते हैं। ये सबसे भयानक बीमारी है आलू लेट की। ब्लाइट ऑफ लेट पोटैटो ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये सबसे भयानक बीमारी है और इसने हिस्ट्री बदली है। ये पुराने टाइम पे जो अकाल पड़े हैं आयरलैंड में, इनमें उसका कारण था ये 1846 का जो अकाल था वो लेट ब्लाइट बीमारी की वजह से हुआ, क्योंकि आलू वहाँ का स्टेपल फूड था। और जब लेट ब्लाइट आ गई तो आलू पैदा ही नहीं हुआ, सारा जल गया, खाने को कुछ भी नहीं था। वहाँ की जनता सारी दूसरे देशों में चले गई, आसपास मारे गए या दूसरे देशों में चले गए, हिस्ट्री बदल गई। अपने यहाँ भी जो है एक जैसे बड़े साधारण वे में बता रहा हूँ मैं आपको कि वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर पहले उनकी 13 दिन की गवर्नमेंट गिर गई थी, आलू के भाव बहुत बढ़ गए उसके लिए। क्यों? जबकि उस वक्त कोई भी गवर्नमेंट होती वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस साल लेट ब्लाइट डिजीज आई थी बीमारी। तो पैदावार ही नहीं हुई तो कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, कुछ नहीं कर सकती थी। आलू था ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ तो आएगा कहाँ से? जी। दूसरा जो है बीमारियों के लिए आप कह रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है। अभी इसकी फोरकास्टिंग करने के तरीके बन गए हैं, मॉडल्स बन गए हैं। आने से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले हम बता सकते हैं कि अभी ऐसा वातावरण है तो ये बीमारी आ सकती है। उसके लिए आप इस चीज़ का छिड़काव करें, वो सब चीज़ें फिक्स है, दवाइयाँ इसके लिए। और जैसे पहले हम प्रिकॉशन के तौर पे मेनकोजेब है वो 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं। इसके बाद में ये तब तक करते हैं, 15 दिन पे रिपीट करना है, 10 से 15 दिन के बीच में। अगर लेट ब्लाइट आ जाती है, जो कि कब आती है, जब हल्की सी बारिश होती है सीजन में, बादल छाए रहें और टेम्परेचर भी लो हो, उस टाइम इसके लेट ब्लाइट के आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो वहाँ उस टाइम पर इसको आप स्प्रे करिए मेनकोजेब को। और जब आप अपने खेत में या आसपास के किसी भी किसान के खेत में लेट ब्लाइट देखते हैं, एक पौधा भी दिख गया है, तो फिर आप मेनकोजेब की बजाय तुरंत जो भी कोई सिस्टमिक फंगिसाइड मिल रहा है उस टाइम पर, उस क्षेत्र में मेटल एक्सिल वगैरह, रिडोमिल, ये इसका स्प्रे कर दीजिए तो तुरंत रुकेगी वो। अदर वरना दूसरे किसी भी तरीके से वो रुकेगी नहीं। इसके बाद में एक प्रमुख रोग है, जैसे आलू के जो कंद बनते हैं उन पे कॉमन स्केयर, माता के जैसे निशान रहते हैं, या काली चित्ती रोग आता है, या सड़ जाते हैं। ये सब कॉमन रोग है, बहुत बीमारियां हैं ये कॉमन। इन सब के लिए मेरा ही निकाला हुआ है एक ट्रीटमेंट जो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट में आता है, वो है बोरिक एसिड 3% के बोल से छिड़काव करना आलू पर, बीज के आलू पर, या उनमें डुबो के ट्रीट करना। तो इससे ये जो बीमारियां हैं कॉमन स्केयर,
ब्लैक स्कार्फ यानी अच्छा। जो माता के जैसे निशान वाली बीमारी हम्म। या जो चित्ती रोग है, काला चित्ती रोग, हम्म। और कोल्ड स्टोर में रखें उसके बाद निकालते हैं तो इसमें सूखा गलन, ये सब जो बीमारियां आती है इनसे इसका अकेले से ही बचाव हो जाता है। दूसरा, ये जो ट्रीटमेंट है ये नुकसानदायी भी नहीं है बोरिक एसिड। ठीक। डॉक्टर लोग जो है आंख धोने के लिए बोरिक हाँ, पाउडर रिकमेंड करते common हैं, है। तो इसको यूज करने से अपन जो प्रोडक्शन होगा आलू का उसको भी खाएंगे तो नुकसान नहीं है। प्लस इसको जो ट्रीटमेंट दिया बोरिक एसिड से, वो बोरिक एसिड जो भी चिपका हुआ है बीज पे वो नुकसान करने की बजाय खेत में जाएगा तो बोरोन की डेफिशिएंसी भी कम करेगा, तो ठीक। अच्छा है।